देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं इंडियन पॉलिटी। ठीक है, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। तो सबसे पहले इसके सिलेबस पे हम लोग बात करेंगे कि सिलेबस पे पढ़ना क्या हमें है। अगर सिलेबस पता होगा उसी अकॉर्डिंग टू चलूंगा, 1 बाय 1 करके सिलेबस के अकॉर्डिंग टू हम लोग चलेंगे और प्रयास करेंगे कि जो जो चैप्टर आपका समाप्त होगा उससे आप कहीं से भी, चाहे आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, आप देते रहिएगा। ठीक है ना। देने का मतलब मेरा इस कहने का सिद्धांत यह है कि अगर आप देते रहेंगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल ना अपने आप रटते चले जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं तो यहाँ पढ़ा दूंगा लेकिन आपको वो आर्टिकल रट नहीं पाएंगे, आप मतलब आपको याद नहीं आएगा। तो इसलिए साथ साथ प्रैक्टिस, जो भी चैप्टर खत्म होगा ना, जैसे मान लो कोई भी एक्ट में पढ़ा रहा हूँ तो उसका साथ साथ आप क्वेश्चन करते चलो। ठीक है ना। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि क्वेश्चन सारी चीजें हो जाएंगे, आसानी से हो जाएगा। तो इसके सिलेबस में जब हम लोग बात करेंगे तो आप लिखिएगा बच्चे। देखो ये मार्कर दिख रहा है क्या सभी लोगों को? चलिए व्हाइट ले लेता हूं। तो पहले हम लोग जितने भी अधिनियम है, पहले टॉपिक में अधिनियम, अधिनियम का मतलब बेटा आप शांत रहो, मैं सब लिख दूंगा, एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के विषय में पहली टॉपिक का हमारा शुरुआत होगा। और एक्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो 1773 से लेकर के 1947 तक पढ़ेंगे। कहां तक पढ़ेंगे हम लोग? 1947 तक पढ़ेंगे हम लोग। ये पूरा एक्ट हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर होगा? तो पहला टॉपिक 8 से, और यहां से मैंने देखा हूं लगभग 2 से लेकर के 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, यहां से बनते बनते हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम में जाओ और ये बहुत जो है कि कंफ्यूजन वाला टॉपिक होता है, इसलिए यहां से लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशंस डेवलपमेंट पढ़ेंगे, संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास। ठीक है, इसके बाद तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, संविधान के भाग, संविधान के भाग। टॉपिक लिखते रहिएगा 1 2 3। और 4 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे संविधान के भाग में टोटल आर्टिकल यहां पे देखेंगे। 5वें नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं मूल अधिकार। सुने हो ना आप लोग? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जोड़ करके हम लोग डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, 5वें नंबर पर लिख लीजिएगा। और 6ठे नंबर पर लिखिएगा फंडामेंटल ड्यूटी। सुने आप लोग? जिसको मूल कर्तव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? मूल कर्तव्य। तो पहला टॉपिक, दूसरा, तीसरा और चौथा और 5वां और 6ठा। इसके बाद हम लोग 7वें नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे पार्लियामेंट। क्या पढ़ेंगे बेटा? पार्लियामेंट, जिसको संसद बोलते हैं। इस संसद में लोकसभा, राज्यसभा और जो है राष्ट्रपति। जब हम लोग राष्ट्रपति की बात करेंगे, इसी के साथ में स्टेट का जो प्रमुख होता है वो क्या जोड़ के पढ़ेंगे? राज्यपाल। बेटा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि अगर राष्ट्रपति हम लोग ध्यान से देख लिए तो इसका दूसरा वर्जन राज्यपाल को भी हम बड़े आराम से समझ सकते हैं। समझ रहे हो ना? और जब हम राज्यसभा की बात करेंगे तो हम लोग राज्य स्टेट गवर्नमेंट की भी बात देख लेंगे। जैसे स्टेट गवर्नमेंट में आपने देखा होगा विधानमंडल और एक विधान परिषद। सुने आप लोग? सुने हैं कि नहीं आप लोग? लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर और
विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट काउंसिल या लेजिस्लेचर काउंसिल कहा जाता है इसको। क्लियर हो गया? ये मैं साथ में क्यों पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखिए अगर हम लोकसभा या राज्यसभा कंप्लीट करेंगे तो साथ साथ का स्टेट का भी देख लेंगे, तो हमारे लिए भी आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा हमारे पास। ठीक है ना? हो गया क्या सभी लोगों का? ये हो गया? ठीक, आगे बढ़े। नोट कर ले बेटा। तो इसको 7वें नंबर में इसको डालना है तो 8वें नंबर में आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। ठीक है, हो गया? आगे बढ़िया, क्लियर हो गया? इसके बाद आपने देखा होगा, नहीं हुआ था? हो गया था? ठीक है, आगे देखो बेटा। आगे हम लोग देखेंगे 8वें नंबर पर लिखो पंचायती राज। पंचायती राज सुने हो ना आप लोग? पंचायत। इसके बाद नगर पालिका सुने आपकी ना? 9वां में राज्य का मुख्यमंत्री, सीएम ऑफ स्टेट, सीएम ऑफ स्टेट, मुख्यमंत्री हम लोग देख लेंगे। और इसके बाद 10वें नंबर पर हम अलग टॉपिक पढ़ेंगे, पीएम। एंड पीएम की जो शक्ति है या शक्तियां, जैसे हम लोग राष्ट्रपति की शक्ति पढ़ेंगे, हम देखेंगे पीएम की क्या पावर है ना? क्लियर? उनके फंक्शन भी देख लेंगे, इनका कार्य क्या होता है बेटा, इनका फंक्शन, इसका कार्य भी देखेंगे। देखो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बता रहा हूं ना। राज्य का मुख्यमंत्री, ठीक है, सीएम ऑफ स्टेट। क्लियर हो गया? अलग अलग पढ़ेंगे इसलिए क्योंकि क्वेश्चन बड़ा मान्य तरीके से पूछा जाता है यहाँ पे, है ना? इसलिए मैंने अलग अलग बिल्कुल कर दिया। पीएम पढ़ेंगे तो पीएम की पावर देखेंगे और इनका फंक्शन देखेंगे, कार्य क्या होता है। और इसके बाद एक नंबर लिख लो बेटा, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्रिमंडल जो होता है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहां पे हम लोग जितने भी मिनिस्ट्री बनी हुई है देखेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर में कौन कौन से चीजें आती हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये अलग टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, पढ़ाऊंगा इसको, है ना? इसके बाद आप आइएगा 12 नंबर पे आप आइएगा। आपने सुना होगा कि जैसे हम लोग इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, सुना होगा, सीबीआई की हम लोग बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन, सीबीआई की हम लोग बात करेंगे। इसका मतलब जितने भी हमारे पास संस्थाएं हैं, और ये चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, ये जितनी भारत में संस्थाएं हैं, लिखो कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, संस्थाएं हैं, उसको हम लोग देखेंगे, लगभग सारे को देख लेंगे एक साथ में, है ना? फटाफट क्या क्या चीजें होती हैं। इसके बाद कुछ कमेटी, प्रमुख कमेटी देखेंगे। हटा दूं क्या? प्रमुख कमेटी लिख लो, प्रमुख कमेटी। तो हम लोग क्या देखेंगे बेटा, मेन जो है कि कमेटी देखेंगे। अब इसमें प्रमुख ही कमेटी की हम लोग बात करेंगे, जैसे प्राक्कलन कमेटी होता है ना? तो इस प्रकार से कई ऐसी कमेटियां होती हैं, उस कमेटियों के बारे में हम लोग देखेंगे। और देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा के कितने मेंबर इसके अंदर में होते हैं। टॉपिक अभी लिखवा रहा हूं बस, है ना? और ये सारे देखने के बाद अब आप देखिए यहां से जितने भी टॉपिक है, लगभग यहां से जब हम शुरू करेंगे तो सारे आर्टिकल के बाद में आ जाएगा, है ना? यहां से टोटल आर्टिकल जो 395 है, यहां से सारे आर्टिकल जुड़ जाएंगे। क्लियर? इसका मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार में हम लोग पूरा का पूरा सारी चीजें देख रहे हैं। तो सारी चीजें हमारे पास लगभग ये मान के चलो 14-15 टॉपिक होंगे, जिसको हमें क्या करना है, पूरा का पूरा कवर करना है। क्लियर हो गया? तो आज हम लोग शुरुआत जो करने जा रहे हैं बेटा, वो किसकी शुरुआत करने जा रहे हैं मेरे बच्चे? देखो पहला टॉपिक हम लोग लेने जा रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे अधिनियम। देख रहे हैं किस तरीके से अधिनियम अंग्रेजों के समय में बनाया गया था, इस बात को हम लोग देखने का पूरा प्रयास करने जा रहे हैं। ठीक है? तो पहला हम उठाएंगे 73 से, और फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करते चलेंगे। क्लियर हो गया मेरी बात को?
ठीक है भैया, चलिए अच्छी बात है, क्लियर हो जाना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है ना। तो टोटल हम लोग देखते हैं, एक्ट अगर हम लोग देखें, अधिनियम, बहुत अच्छी बात है बेटा। देखिए पढ़ोगे तभी महान बनोगे, नहीं तो इस दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं है। आप क्या हैं आपको कोई नहीं जानता, हम क्या हैं कोई नहीं जानता। बस हमारे जो कर्तव्य हैं, जो कार्य मिले हुए हैं, है ना, उसी से पहचाना जाएगा हमें। नहीं तो मुस्कुराते रहो गाते रहो, कौन पहचानता है। बात समझ रहे हो ना। अब ये मत सोचिएगा सर हम तो इंस्टाग्राम पे हमको सब कोई नहीं पहचानता, भाई तुम कहाँ हो, गलत फहमी है, समझ रहे हो ना, याद रखिएगा। तो एक्ट की जब हम लोग शुरुआत करेंगे बेटा, तो हम यहां से देखेंगे कौन कौन सा एक्ट है हमारे पास। तो नोट करें, पहला 7073 का एक्ट, दूसरा 7081 का, तीसरा 7084 का, ठीक है बेटा, चौथा एक 7086 का, ठीक है। इसके बाद 7093, 1813, 1833, 1853, 1858, 1861, 1892 और 1909, 1919 और 1935। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट यही है, ठीक है भैया। एक बार प्लीज आप इसको नोट कर लें सभी लोग, एकदम बिल्कुल आराम से नोट करें, कोई दिक्कत नहीं। क्रम पूछूंगा, नाम पे पूछ देता क्वेश्चन, कई बार क्या करता बच्चे, नाम पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और नाम पे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको याद रखना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। क्लियर हो गया। याद रखना है, कई बार एक्ट का नाम पूछता है आपसे कि फलाने एक्ट का क्या नाम है, तो अब मैं एक बार नाम के साथ प्रेजेंट कर दे रहा हूं कि किस एक्ट को क्या कहा गया है। तो चलिए, हो गया क्या सभी लोग उधर। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ एक्ट कितना है, मुख्य इंपॉर्टेंट कितना बेटा है, 14। और 14 नहीं एक बल्कि हो जाएगा 1947। एक हमारा आजादी के समय का जो अधिनियम बना था स्वतंत्रता के समय, तो 1947। तो टोटल कितना हो गए, 15। ये 15 एक्ट बिल्कुल बेटा हमें अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है, एक एक बारीकी तरीके इसके बारे में जानना है, तभी मजा आएगा। अदरवाइज फिर चलो चलते बनो, है ना, वो कहानी नहीं करना है, लिख लो और पढ़ते रहो, हमारे बस का नहीं है। हम वो बताएंगे जो तुम्हारे यहां धंसेगा, समझ रहे हो ना मेरी बात, धंसेगा नहीं, टेंशन मत रखना, आगे बैठा है ना, स्टोर हो जाएगा। आइए जरा नाम देखते हैं, चलिए एक तरफ से नाम बताओ बेटा। पहला कौन सा एक्ट है, 7073 को कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। इज इट क्लियर बच्चे। नंबर दूसरा 7081 का, इसको कहा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या कहा जाता है बेटा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, विवादों का निपटारा वाला अधिनियम कहा था, संशोधित अधिनियम, संशोधन है कुछ इसमें। इसके बाद हमने क्या बताया, 84, इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। पिट्स एक व्यक्ति का नाम है जो बहुत कम उम्र में ब्रिटिश पार्लियामेंट पे पहली बार पीएम बन के आता है, ठीक है, इसलिए एक व्यक्ति है पिट्स। देखेंगे आगे समझेंगे क्या है, क्लियर हो गया मेरी बात ना। इसके बाद कौन सा एक्ट हमने बताया था बच्चे, ठीक है, 1786 और फिर दूसरा क्या था 1793।
यहां पे आप लोगों ने सुना होगा, कॉर्नवालिस का नाम सुना होगा। तो पहली बार यहां पे जब आता है 86 में, कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, हम आपको बताएंगे, अभी आगे पढ़ाते चलेंगे। तो कॉर्नवालिस को क्या बना दिया था बेटा? तो गवर्नर जनरल से क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह दिया गया। इज इट क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो देखेंगे, एक छोटा सा एक्ट है, 2 पॉइंट की कहानी है। अब वो जितने भी काउंसिल था, जो काउंसिल बना हुआ था, कोई भी काउंसिल अगर कानून पास करता था तो उसको रद्द करने की पावर इसके पास आ गई थी। तो बस इतना ध्यान रखिए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। और इसके बाद 93 वाला और 1813 और 1833 और 1853, ये बेटा जो एक्ट था, इसे हम सभी लोग जानते हैं चार्टर एक्ट के नाम से। किस नाम से जानते हैं बच्चे? चार्टर एक्ट के नाम से जानते हैं। तो एक बार ध्यान में रखिएगा, चार्टर एक्ट की शुरुआत ही कहां से हो रही है? 1793 से शुरुआत हो रही है इसकी, है ना? क्लियर सभी लोगों को? सब चीजों को ध्यान में रख के चलना है, तभी जाकर के मजा आया पढ़ने में कि चार्टर एक्ट में और बाकी एक्टों में क्या अंतर हो रहे हैं। और इस इंफॉर्मेशन को जान पाओगे तभी जाके पढ़ाई करने का मजा भी आता है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है पढ़ाई वढ़ाई करने का। अब इसके बाद बचा कौन सा एक्ट हमारे पास बचा? एक है 1858 का, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता है इसे। क्लियर है भैया? इसके बाद क्या हुआ? 1861, 1892, 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट। लिखो बच्चा, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, ICA, इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है भैया? नाम पूछा जाएगा तुरंत आपके दिमाग में होना चाहिए कि सर इंडियन काउंसिल एक्ट कौन सा है, चार्टर एक्ट कौन सा है, समझ रहे मेरी बात ना? रेगुलेटरी एक्ट कौन सा है, पिट्स कौन सा है, तो ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। इसके बाद लास्ट में क्या बचा हमारे पास? 1919, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारतीय प्रशासन अधिनियम भी कहा जाता है इसे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट भी कहा जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये पहला भी हाँ बिल्कुल है, इसके बाद यही आएगा। 1919 और 1935 भारतीय प्रशासन एक्ट भी कहा जाता है और इंडियन गवर्नमेंट एक्ट भी कहा जाता है इसे। क्लियर? अब आपको कौन से बचा बेटा? तो आप समझ सकते हैं, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। बात समझे कि नहीं आप? क्या समझ रहे हो ना? कितना मजा आ रहा होगा ना? नाम सुनिए जरा ध्यान से, बिना देखे आइए मेरे साथ। अब देखना होगा ना? नहीं, ये सब खेल बंद करिए आप। अब आपको बिना देखे आना है इन सारी चीजों पे, जितने एक पढ़ाऊंगा बिना देखे आना है। देखना होगा ना? नहीं है, याद नहीं करना है, दिमाग में सेट करने वाला मेरा काम है, मैं जानता हूं कैसे सेट करूंगा। बात खत्म। ठीक है? तो अब एक तरफ से हमें बोलेंगे, अभी मैं इस पर चर्चा करेंगे कि भाई रेगुलेटिंग को रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहा गया, अभी हम बैकग्राउंड पे समझेंगे। लेकिन इस बार हमें पूरा ये पता होना चाहिए कि सर कौन कौन सा एक्ट है। एक बार हमारे साथ शुरुआत करेंगे। पहला एक्ट का 73, क्या नाम बेटा है? दूसरा एक्ट 81, क्या नाम बेटा है? बस देखिए, रेगुलेट करना, दूसरा होगा सेटलमेंट करना। जब भी कोई विवाद अगर गवर्नर जनरल को लेकर के और सुप्रीम कोर्ट को, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं, उस समय दूसरा सुप्रीम कोर्ट को बना था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य का देखरेख करता था। तो जब भी लड़ाई होती थी, इन दोनों में विवाद एक उत्पन्न हो जाता था। कई बार क्या होता था, गवर्नर जनरल कानून तो बनाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो बना हुआ था वो क्या करता था, उस कानून को निरस्त कर देता था या पास नहीं करता था। आपस में लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। उसी कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। एक लाइन में इस बात को समझेंगे आगे हम लोग, ठीक है ना? अगला बताओ कौन सा एक्ट हमारे पास? पिट्स इंडिया। पिट्स आज के बाद याद रखना, कोई एक्ट नहीं, एक तो है, एक कानून है, लेकिन ये किसी व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। यह व्यक्ति जब ये आता है तो पूरी पावर उठ करके ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास चली जाती है
अब आप सिर्फ नीचे काम करोगे, भारत मतलब भारत में जिस जो जो संस्थाएं बनाई गई थी वो काम करेंगे। अब देख रेख होगा कहां से, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो है कि ये छोटा सा एक्ट है, ये मंत्रिपरिषद के हर कानून को रद्द कर सकता था। तो याद रखिएगा इसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नाम दे दिया गया। और कौन था कारण? आगे चलते बेटा 93 वाला एक्ट और 13 वाला और 53। और देखो सीक्वेंस है, देखो सब में क्या है, 3 3 3 और 3, भूलोगे तो नहीं ना। ये चारों सीक्वेंस 93 से शुरू करना, 93, 13, 33 और 53। इसे क्या कहा गया? चार्टर एक्ट। देखेंगे चार्टर एक्ट में। फिर इसके बाद क्या आया? 58 आया। इसे क्या कहा गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसके बाद 61, 92, 1909, इसे क्या कहा गया? इंडियन काउंसिल एक्ट। इसके बाद बेटा क्या है हमारे पास? 1935, तो क्या कहा गया इसे? इसके बाद 1947 को। बताइए इतनी बात सबको पता हो गया कि नहीं? हो गया सभी लोगों को? एक बार ध्यान से दोबारा सुनिए। 73 रेगुलेटरी एक्ट, 81 सेटलमेंट, 84 पेट्स, इसके बाद 86 जो बनाया गया इसको, फिर 93, 13, 33, 53, क्या होगा बेटा? चार्टर। देखो 1 2 3 4, 4 से क्या हो जाएगा? बात समझ गए? 4 से चार्टर। इसके बाद उसके बाद 58 आएगा। जब भी 8 और 8 जुड़ जाए इसका मतलब समझ जाना वो कौन सा एक्ट है। क्लियर? इसके बाद काउंसिल एक्ट 61, 92 और 9, 61, 92 और 9, इंडियन काउंसिल एक्ट। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके बाद इंडिपेंडेंस। क्लियर हो गया? यहां तक सबको समझ में आ गया? पूरा आ गया? चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं किसकी? 1773। लिखिए जरा 1773। एकदम कंफर्म, हर एक चैप्टर पे खुल के बात करेंगे। जो भी चैप्टर आपके मन में होगा बता दीजिएगा, सरवन सर इसको पढ़ाना है, पढ़ा देंगे। ठीक है? और जितना जोश में आप तुम लोग पढ़ रहे हो, ये जोश परमानेंट बना होना चाहिए जब तक पॉलिटी की पूरी क्लास नहीं खत्म हो जाती है। पढ़ाना मेरा काम है, पढ़ना तुम्हारा काम है। बस कुछ शॉर्टकट रास्ता निकालेंगे ताकि चीजें और क्या हो जाए, आसान आपके जीवन में हो जाए। बस इतना हमारा काम है। चलिए तो देखिए, पहली बात, अब दिमाग खोल करके याद रखिए सभी लोग। किसी भी एक्ट को पढ़ते समय, किसी भी एक्ट को आप स्वयं जाकर के किसी बुक से पढ़ रहे हैं या कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो सारे एक्ट पढ़ते समय मेरे कुछ मूलभूत सिद्धांत को आपको याद रखना है। अगर वो सिद्धांत याद होगा तो मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, अगर आप सेल्फ भी अगर जाके किताबों में पढ़ेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, गारंटी के साथ इस बात को बोल रहा हूं। और वो क्या बातें याद रखनी हर एक्ट को पढ़ते समय, जो हमें भी ध्यान है कि उन सारे बातों को कैसे याद करेंगे। तो 6 बातें मूल इसकी याद रखनी। कितनी बातें याद रखनी बेटा? 6 बातें। कितनी बातें? तो लिखो प्रमुख जो है कि 6 पॉइंट, ए मार्कर चल जाओ, है ना? कितनी बातें बेटा? 6 पॉइंट आपको याद रखनी है दिमाग में अपने, पढ़ते समय एक्ट को। और जाके आज के बाद किताबों में ढूंढना और आपको मिल जाएगा। ऐसे पढ़ोगे 73 से 84 नहीं पहुंचोगे, नींद आएगा 3 बार और सोओगे भर पेट आराम से। कोई पूछने उछने वाला नहीं है कहां सो रहे हो, क्या कर रहे हो। तो 6 बातें जब याद हो जाएगी तो आप आसानी से याद कर लोगे। पहला, यहां पे ये बात पकड़ना हर एक्ट में कि सर मोनोपोली ऑफ ट्रेड का, जो ट्रेड पर, व्यापार पर एकाधिकार है, देखना है कौन से एक्ट में खत्म हो रहा है और कौन से एक्ट तक था। तो अब आपके दिमाग में आएगा, जैसे ही पूछेगा बताओ कौन सा एक्ट है जिसमें कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया, अब तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। बात समझ? जो मेन मुद्दे हैं वो 6 हैं और 6 पे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो पहला बेटा मोनोपोली ऑफ ट्रेड, क्या लिखेंगे इसको? मोनोपोली ऑफ ट्रेड। तो यहां पर व्यापार का एकाधिकार, व्यापार का एकाधिकार। अब किसी एक्ट को पढ़ते समय ढूंढना आपको है। तो मोनोपोली ऑफ ट्रेड पहली पॉइंट है
जो किसी एक्ट को पढ़ते समय एकदम बिल्कुल पढ़ते समय देखना कि कौन सा ऐसा एक्ट है जहां पे एकाधिकार समाप्त हो रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, दूसरा है कंट्रोल ऑफ कंपनी, कंपनी का नियंत्रण। अब यह देखना है कि जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका नियंत्रण कैसा हो रहा है। तो कंट्रोल ऑफ कंपनी, कंपनी कैसे नियंत्रण कर रही है सारी चीजों पर, कौन से एक्ट में क्या प्रावधान को लेकर के आ रही है वो, तो अब आपके दिमाग में चलेगा वो सीक्वेंस। तीसरी बातें सोचना है हर एक्ट में, जिसको हम लोग सभी लोग जानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेशन लिखिएगा। एडमिनिस्ट्रेशन क्या लिखिएगा बेटा, एडमिनिस्ट्रेशन, जो इसका प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में हमें देखना है कि हर एक्ट में कैसा प्रशासन ये लोग ला रहे हैं अधिनियम बनाते समय। ठीक है, कितनी पॉइंट हो गई, 3। इसके बाद तीसरा, चौथा जिसको कहा जाता है सेंट्रल लेजिस्लेचर, केंद्रीय विधान। केंद्रीय विधान का मतलब यह है केंद्र लेवल पे कैसा कानून बनाया जा रहा है। क्लियर भैया, केंद्र लेवल पे किस प्रकार का कानून या अंग्रेजों द्वारा कैसा कैसा कानून केंद्र लेवल पर लाया जा रहा है। जैसे आपने सुना होगा केंद्रीय कानून कुछ अलग थे, केंद्र पे नियंत्रण, या केंद्र से कैसे जो कि प्रोविंशियल, मतलब जो हमारे प्रोविंशियल प्रांत थे, जो प्रांत थे प्रोविंशियल क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं, प्रांतों पर नियंत्रण किस प्रकार से करते थे। तो केंद्रीय लेवल पे विधान कैसे बना रहे। इसके बाद 5वां बेटा लिखेगा प्रोविंसेस, प्रांतीय लेजिस्लेचर, प्रांतीय लेजिस्लेचर, प्रांतीय विधान। क्लियर, प्रांतीय बेटा विधान। और 6 नंबर पर रेवेन्यू, राजस्व, क्या लिखेंगे, राजस्व, मतलब जो उसका रेवेन्यू कैसे कलेक्ट हो रहा है। तो अब आप देखिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहला क्या बेटा, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, 5वां क्या, प्रोविंशियल लेजिस्लेशन की बात करता है, छठा क्या करता है, रेवेन्यू का। देखिए जरा शॉर्ट में इसको देखिए। पहला हमने क्या बताया, मोनोपोली, क्या बताया बेटा, मोनोपोली। दूसरा हमने क्या बताया, कंट्रोल ऑफ कंपनी। तीसरा क्या बताया, चौथा क्या बताया है, सेंट्रल लेजिस्लेशन। 5वां क्या बताया, छठा क्या बताया। अब मेरी बात को गौर से सुने, ये 6 बातें किसी भी एक्ट में खोजना है पढ़ते समय, इसी बात को ध्यान में रखना है और इसी बात पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और ये अगर 6 बातें आपको पकड़ने आ गया हर एक्ट में, तो बस आप समझिएगा एक्ट बहुत आसान हो गया। और नहीं, अगर इसको नहीं पकड़ पाओगे तो बहुत ही कठिन दिखाई देता है एक्ट पढ़ते समय। कुछ याद होगी बातें, कुछ नहीं याद होगी, फिर याद करोगे भूल जाओगे। तो अब देखो, अगर मैं ये गेस करने आपको बताता हूं, ज्यादातर अगर आप देखोगे मोनोपोली, कंट्रोल ऑफ कंपनी कुछ समय तक रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के इधर नीचे वाला आप देखोगे, और रेवेन्यू जाकर के अपने आप में ये रिजल्ट में बता जाएगा कि इसका रिजल्ट क्या होता है। ये प्रोसेस में इसको चेंज कर दिया जाता है। जैसे मान लो कोई एक्ट पढ़ रहे हो, आगे जैसे जैसे एक्ट पढ़ते चला जाएगा, फिर उसका पूछेगा इस एक्ट का निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, इसका रिजल्ट क्या हुआ, ये इसमें आगे चल के बदल जाएगा। जितने भी एक्ट को आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहोगे, आप याद रखिएगा ज्यादातर क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल और फिर रिजल्ट पे बात करेगा, क्योंकि इधर भारतीयों की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती रहेगी और अंग्रेज उस प्रकार से कुछ न कुछ काम भारतीयों के प्रति वो करते रहेंगे। इसलिए ज्यादातर जो बदलाव आपको दिखेगा वो कहां से बदलाव होना शुरू हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन से। अगर मान लो इस प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछता है जिसको आपको बिल्कुल अननोन हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर ये क्या हो सकता है, तो 2 एक्ट की तो बातें छोड़ दीजिएगा, ज्यादातर इन 3 वाले में आकर के आप एजम्पशन कर करके आंसर खोज सकते हैं और मार सकते हैं कि सर इसी तीनों में तो कोई होगा। बात मेरी समझ रहे हो ना।
आप देखिएगा परिवर्तन कुछ देर के बाद बताएंगे कि कैसे ये परिवर्तन ला रहे हैं धीरे धीरे करके। क्लियर हो गया मेरी बात में? तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये 6 बातों को मेरे साथ एक बार बोलिए कि सर पढ़ते समय घर पे भी आप मेहनत करिए, तो खोजने का प्रयास करें, हमारे साथ हैं, निश्चित रूप से मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए 6 का नाम क्या है, जल्दी से मेरे साथ एक बार बताइए। मोनोपोली ऑफ ट्रेड, कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, चौथा सेंट्रलाइजेशन, पांचवा प्रोविंशियल और छठा रेवेन्यू। बात आपको समझ में आ गया? इन 6 बातों को ध्यान में रख करके अब आपको पढ़ाई क्या करना है। हम इस 6 बातों को ही पढ़ाएंगे आगे। हमारे एक्ट में देखिएगा 6 बातें आपको आएंगी ही आएंगी इसमें सारी चीजें ना। तो पहला एक्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 1773 का एक्ट। बताओ इतना लोग किसी को कोई दिक्कत हो रहा है? क्योंकि ये देखो यूट्यूब पे भी जाएगा, तो निश्चित तौर पर मैं जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूं, आराम से आपको पूछते हुए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। क्लियर हो गया मेरी बात ना? तो चलिए हम लोग कहां चल रहे हैं बेटा, मुस्कुराए कम कर भाई, है ना। 1770 क्या, आइए बेटा, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिए 1773 का एक्ट नोट करें जरा। 1773 एक्ट, इस एक्ट का जो नाम है इसे कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट। तो पहले क्वेश्चन मार्क हमारा यही होगा कि सर जरा बताइए ये जो रेगुलेटिंग एक्ट क्यों, प्रश्न है वाई। यहीं से मैं अपनी शुरुआत करने जा रहा हूं पहले क्लास के, ठीक है ना। सबसे पहले प्रश्न यही पूछे भाई रेगुलेटिंग क्यों, दूसरा नाम भी दे सकते हैं रेगुलेट। मुस्कुराओ तुम लोग, देखिए ये आगे बैठा हूं मुस्कुरा, हमको डिस्टर्ब करेगा, ये सब देखेंगे यूट्यूब पे कहेंगे हंस रहा टीचर। नहीं, हंस रहा टीचर, बहुत आज हंस रहा है सुबह सुबह टीचर आकर के, है ना। कमेंट में गालियां सुनवाओगे और कुछ नहीं है बेटा हमको, है ना। चलिए हो गया मेरी बात ना। अब इसका मतलब जब इस बात को हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे तो स्वाभाविक बात है इसके हम लोग कहां जाएंगे, बैकग्राउंड पर जाएंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जाने का पहले प्रयास करेंगे। मींस इस एक्ट को पढ़ते समय पहला हम लोग इसकी बात देखेंगे कि सर बैकग्राउंड देखेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अबाउट 1773 एक्ट के बारे में। और इसमें जब पढ़ेंगे तो इसमें मुख्य रूप से कितने बातों को पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कितना बेटा, 6 बातों को हम लोग पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? तो 2 तरीके से इस एक्ट को देखने का नजरिया बदल लीजिए। पहला, इस एक्ट के पीछे की कहानी क्या है, और दूसरा इसकी विशेषता में क्या क्या लाया गया। क्लियर हो गया? इसको जरा फटाक दो नोट करें, फिर हम अगले पेज पर चलेंगे। जल्दी से नोट करते चलें, ये सारे बातें दिमाग में कंसेप्ट क्लियर रखोगे क्या क्या चीजें करना इसमें, बस आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, बहुत आसान हो जाएगा। लगेगा कि इससे आसान तो जीवन में हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है? ठीक है भैया, ठीक। चलें, तो अब हम लोग किस पे चलेंगे, पहले बैकग्राउंड पर चलते हैं। अब आप 2 मिनट तक लिए थोड़ा सा तसल्ली करें, मुझे बैकग्राउंड बता लेने दे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए बच्चा, आपको यह बात पता है जब आप इतिहास पढ़ते होंगे, आई होप कि आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा सर ईस्ट इंडिया कंपनी का आपने नाम सुना होगा। सर सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने? नहीं सुना तो हमको कोई मतलब है भी नहीं तुमसे, सुनो या मत सुनो, इतिहास पढ़ा दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पता नहीं है, बात समझो ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अगर देखा जाता है बेटा, तो ये जब 1600 ईस्वी में आती है, तो अब ये क्या करने आती है भारत में, तो केवल और केवल क्या करने आती है बेटा, इसका उद्देश्य क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि सर ट्रेड करना इसका उद्देश्य होता है। क्या होता है बेटा, केवल उद्देश्य। ध्यान से सुनिएगा, अभी बहुत स्पष्ट हो जाएगा सब कुछ, अगर नहीं सुनोगे तो स्पष्ट हो ही नहीं पाएगा। कहानी के साथ जो मैं बोल रहा हूं वो मैं लिखने का प्रयास करूंगा इस पर, ठीक है ना।
हमने आपने सुना भी होगा, जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो हम लोग जानते हैं कि सर कोई ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो भारत में आई, उसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि सर हम व्यापार करेंगे यहां पर। इज इट क्लियर? लेकिन दरअसल क्या हुआ, ये व्यापार करने के साथ आगे जाकर के इसके समय में बदलाव आता है। 1615 से लेकर के 1773 ईस्वी तक इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है बेटा वो चेंज हो जाता है। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव वो क्या हो जाता है बच्चे? चेंज। उद्देश्य में परिवर्तन आ जाता है। उद्देश्य में क्या आ जाता है बेटा? परिवर्तन। अब यह उद्देश्य में परिवर्तन क्या था? पहला उद्देश्य क्या था? केवल इसका क्या काम करना था? ट्रेड करना था, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यापार करना था। लेकिन अब यह एक तरीके से पॉलिटिकल अफेयर्स में चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है बेटा? राजनीति हस्तक्षेप में बदल जाती है। ध्यान से सुनिएगा कहानी। हमने कहा पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ व्यापार करना था और उससे कुछ मतलब नहीं था। लेकिन जब उसने भारत की परिस्थितियों को देखा तो इसको लगा कि अब धीरे धीरे किसी न किसी तरीके से आर्थिक रूप से तो हम लोग भारत में काम कर ही रहे हैं, अब ऐसा करते हैं कि राजनीति व्यवस्था में भारत में हस्तक्षेप करना हम लोग शुरू करते हैं। तो दरअसल ये आते आते 1615 से लेकर के 1773 तक इसका नेचर ही बदल जाता है। अब वो पॉलिटिकल अफेयर्स करने लग जाती है। इसका मतलब राजनीति में अब प्रवेश करना जान जाती है ये ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर हो गया मेरी बात ना? नेचर चेंज हो गया। देखिए ये बताया जाता है कि दरअसल ये इसके पीछे कुछ कारण है। कारण क्या होते हैं कि आपने देखा होगा कि भारत में इसको लेकर के दो जो है कि बैटल हुए। एक जो है कि बैटल ऑफ प्लासी, सुने हो आप लोग ना? प्लासी कहा जाता है। और दूसरा जो है कि बैटल ऑफ, हाँ भैया, हाँ बहुत अच्छी बात, इतिहास है ना। अब मैं आपसे पूछूं जरा कुछ बातें, पूछना मेरा परम कर्तव्य है, पढ़े तो सब हो। मुझे ये बताओ आप सभी लोग, बैटल ऑफ प्लासी के समय गवर्नर जनरल कौन था? किसके किसके बीच लड़ा गया? आए? ध्यान से बोले। आप सही बोले हैं। जब सी और सू में अंतर कर देते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। सी राजीदौला, सू राजूदौला, ये दोनों अलग है नवाब। ठीक है? तो रॉबर्ट क्लाइव, ध्यान से सुनिएगा, एक सिराजुद्दौला है, एक सुराजुद्दौला है। तो जो यहां पर है प्लासी का युद्ध, आप सभी लोग जानते हैं कौन रहता बेटा? रॉबर्ट प्लासी। दरअसल हमने पिछली कहानी बता रखा, ज्योग्राफी जब पढ़ाते हैं, भागीरथी के नदी के किनारे ही जो कि प्लासी नाम का एक जगह भी था, वहां पे इसको लड़ा गया था। और ये वाला कौन सा क्षेत्र? भागीरथी वो नहीं, उत्तराखंड वाला। और ये हमने क्लास में उस दिन बताया था, ज्योग्राफी पढ़े थे ना आप लोग, उसमें हमने बताया था कि एक डायमेंशन जो कि किधर चली जाती है, दामोदर से आप ऊपर जाओगे तो भागीरथी है, प्लासी एक जगह है, वहां पे लड़ा गया था, इसलिए इसको प्लासी कहा जाता है। खैर उसका तुम लोग और भी जानकारी लेना है तो मैडम आपको इतिहास पढ़ाती हैं, हमको ले जाओगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी और सारी कहानी हमको सुना दोगे आप लोग। रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच बेटा? सिराजुद्दौला। किसके बीच? ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ इतिहास पढ़ाने नहीं आया हूं, ध्यान रखिएगा, मैं आपको बस हिंट दे रहा हूं क्योंकि मैं बैकग्राउंड पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना? तो क्या नाम था? सिराजुद्दौला। इन दोनों के बीच में लड़ा गया। ठीक है? लेकिन वहीं पे बैटल ऑफ बक्सर की जब हम लोग बात करते हैं तो बैटल ऑफ बक्सर में जो गवर्नर जनरल था उसका नाम क्या था? भगवान, जिस दिन तुम लोग एसएससी निकाल के आओगे ना, यहां से एक ट्रक माला पहनाऊंगा तुम लोगों को, एक ट्रक। गुड़गांव से कहां माला मिलता भैया इस बाजार में? है ना?
तो ऑर्डर पहले 6 दिन पहले हो जाएगा, इस लड़के का रिजल्ट हो रहा है, इतना माला पहना दिया जाएगा तुम्हारा पता नहीं चलेगा तुम कहां हो उस माले में। ठीक है, आपने देखा होगा बंसी टाट का नाम आपने सुना है, नाम आपने सुना है बंसी टाट। और नवाब में कौन कौन से 3 लोग थे, नाम बता दो। हाँ बोलो। बहुत बढ़िया। तो देखो हमें पढ़ाना नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूं। एक मीर कासिम था और एक सुजाऊ दौला था, और बेटा एक कौन था, शाह आलम सेकंड वाला था ना। देखो याद कैसे रखोगे, छोड़ दीजिएगा, हम आप इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं, बस आप लोगों को देखो। टाट है, टाट की तरह 3 लोगों को धो दिया एकदम, और ऐसा रॉबर्ट क्लाइव चढ़ा कि इसका सिर फट गया। ठीक है, क्लाइव का मतलब क्या है, चढ़ना। नहीं बोलता सर पे चढ़ गए हो, दिमाग याद रखना, आज के बाद नहीं भूलोगे। जब बोले टाट, टाट जानते ना, बचपन में एक तो क्लास में हम लोग जो छोटे छोटे थे बिछाया जाता था, उस टाट पे बैठ करके, और स्लेट होता था और दुधिया होती थी सफेद का, और उसी को लिख करके फिर मिटाते थे। सुने हो नहीं, चौक जिसको बोलते हैं, तो गांव में उसको दुधिया बोलते हैं हम लोग, व्हाइट कलर का होता था, लिख करके सोचो टाट पे पढ़ते थे। और इसी बीच में लड़ाई हो जाती थी, सबसे लेट में आते थे, टट उठा करके झाड़ देते, सब धूल मट्टी सबके ऊपर, कई बार होता था, गालियों बहुत सुने। ठीक है भैया, बात आप समझ रहे हो ना। तो देखो ये मेरा विषय नहीं था, बस हम बताना चाह रहे थे, यहां से जब बक्सर का युद्ध जब ये अंग्रेजों ने जीतते हैं, तो यहां से पूरा का पूरा ये कंफर्म हो जाता है कि अब अंग्रेज की जो सत्ता है वो भारतीय राजनीति व्यवस्था में स्थापित करने के लिए एक मजबूत की तरह दिखने लग जाती है। इसका मतलब एक निर्णायक युद्ध अगर किसी को माना गया बैटल, तो वो किसको माना गया बेटा, इसमें तो सब किसी तरह जीत गए थे धोखेबाजी से करके, लेकिन यहां पे एक निर्णायक युद्ध माना जाता है, और जीतने के बाद उनका पूरा का पूरा क्या हो जाता है बच्चे, कंट्रोल हो जाता है। इज क्लियर। तो ये पहले फेज में हम यहां तक चले, आप एक बार इसको नोट कर लें, फिर हम लोग थोड़ी से आगे बढ़ेंगे, साथ साथ नोट करते चलिएगा आप लोग, है ना। देखिए इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं, इतना हम जाएंगे तो फिर आप समझ रहे हैं ना, इतिहास नहीं, वो फिर इतिहास की क्लास हो जाएगी, पॉलिटी की छूट जाएगी भाई, है ना। इसलिए मैं इस पर जाने का प्रयास नहीं करूंगा। बाकी आप पढ़े, बहुत जानकार हैं, हमको लगता है आपको सब कुछ आता है इतने बढ़िया तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं है। और याद रखिएगा, जिस दिन मेरा दिमाग घूम गया, ये सब पॉलिटी पढ़ाते पढ़ाते 3-4 लड़कियों को यहां खड़ा कराऊंगा, और एकदम पूरा जाएगा यूट्यूब पर पूछने के लिए, उठाओ मारकर और पढ़ाओ एकदम जबरदस्त। हट जाऊं क्या, ठीक है। जी, टाइम का पता नहीं चला। अरे भाई 11:12 तो हो गया। कोई बात नहीं बेटा, हो गया क्लियर, हो गया सब लोगों का। तो पहले फेज में हम लिखे निर्णायक भूमिका कहां से बन जाती है, बैटल ऑफ बक्सर। अरे हंसते हो मुस्कुराते हो तो बढ़िया वाला मुस्कुराहट दिया करो तुम लोग। ठीक है भैया, नहीं कुछ, बहुत बढ़िया, बता दिया करें, है ना। हो जाएगा तो मुझे तुरंत बताएं, क्योंकि भी टाइम हमारे पास है, जल्दी से लेके चलते हैं, इतिहास खत्म करते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। और कहानी सुनते जाइए, एकदम दिमाग में सेट करते चलिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा 1773 एक्ट क्यों लाया गया, रेगुलेटिंग क्यों कहा गया इसको। ठीक है, हो गया क्या सब लोगों का, चलिए।
फिर इसके बाद उसकी मेन विशेषता पे हम लोग आएंगे, क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रहा है, 6 बातों को ढूंढेंगे उसमें हम लोग। आगे बढ़े बच्चे, हट जाऊं? अच्छा दिख रहा है ना आप लोगों को, यहां से सब दिख ही रहा होगा। और हर एक्ट शुरू करने से पहले, अगली क्लास शुरू करने से पहले मैं इस पे 5 से 7 मिनट तक सिर्फ रिवाइज हम लोग करेंगे ना, कोई चीज छूटने ना पाए, ये प्रक्रिया हम लोग को साथ साथ करते चलना है। तो आइए देखिए, हो गया, क्लियर हो गया? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए दूसरे फेज में हम लोग आते हैं, गौर से सुनिए आप सभी लोग। देखो बेटा, हमने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई भारत में। तो हमने कहा इसका उद्देश्य क्या था प्रमुख पहले, तो आपने कहा सर व्यापार करना, इंग्लिश में लिख दूं तो आप बोलोगे सर अब मत लिखो, क्या करना था, व्यापार करना था। लेकिन 1615 से 1773 तक आपने देखा होगा जब इसके बीच में बैटल हुआ, और 2 बैटल हुआ, बैटल ऑफ प्लासी 1757 और बैटल ऑफ बक्सर 1764। मुझे देखो लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं लिख दिया आप लोगों को ना। यहां से अब ये समझ गए थे एक तरीके से, अब जब जीतने के बाद पॉलिटिकल क्या करने लगे बेटा, हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए, पॉलिटिकल अफेयर्स करना शुरू कर दिए। अब आप देखो, अंग्रेजों ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने क्या दे रखा था, मोनोपोली दे रखा था। मोनोपोली का मतलब होता है बेटा एका अधिकार। अब ये अधिकार दे रखा था कि देखो, अगर आप देखो मोनोपोली यहां लिखा, एकाधिकार हिंदी में लिख दिया ना। इन्होंने कहा कि आप जो है कि व्यापार जो करोगे, व्यापार भारत, भारत मतलब अपना इंडिया, और अब प्लस जो है कि जितने भी ईस्टर्न कंट्री हैं, इन कंट्री के साथ में आप सिर्फ व्यापार करोगे। तो इसका मतलब अगर आप व्यापार कर सकते हैं तो सिर्फ 2 जगहों से, या भारत से और ईस्टर्न कंट्री से, मतलब पूर्वी देश से और भारत से व्यापार कर सकते हैं। इसीलिए इसको कहा गया, अंग्रेजों ने कंपनी को क्या दे रखा था, एक तरीके का मोनोपोली दे रखा था, एका अधिकार दे रखा था कि भैया आप ही व्यापार करोगे, बाकी दूसरी कंपनी भारत में नहीं आएगी। बात आप समझ रहे हो ना, आप ही व्यापार करोगे, इसके अलावा कोई कंपनी नहीं आएगी। अब मैं आगे थोड़ा बढ़ता हूं, बाद में लिखिएगा आप लोग, है ना। अब आप सोचो कि अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दिया बेटा, एक तरीके का व्यापार पे मोनोपोली दे रखा था, एका अधिकार दे रखा था। अब ये अधिकार क्यों दे रखा था, क्योंकि इनको पता था ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष लगभग 40 लाख पाउंड, पाउंड सुने हो ना, ये कमा कमा के किसको देती थी बेटा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। किसको देती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। हर सालाना इतना पैसा देती थी, कमा कमा के भारत से पैसा देती थी। तो इस कारण से ब्रिटिश और गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दे रखा था, मोनोपोली दे रखा था। अब आप सोचो कि अगर आपको कोई व्यक्ति पैसा कमा के दे, बोले भैया तुम ही कमाओ, आराम से हमको देते रहो, हम भी सही और तुम भी जियो, हमें भी जीने दो, तो कोई मतलब नहीं था। भैया कंपनी आकर के भारत में काम कर रही है और यहां से पैसा उठा करके भेज रही है ब्रिटेन में, और वहां की सरकार आराम से पैसे का प्रयोग कर रही है और अपने तरीके से चला रही है सारी चीजें। कोई दिक्कत नहीं था, किसी कंपनी को आने की कोई आवश्यकता ही उस समय नहीं थी। इसी को कहा गया था, शुरुआत में जब कंपनी को दिया गया था तो पूरा का पूरा मोनोपोली दे दिया गया था, एका अधिकार पहले दिया गया था। और ये अधिकार चल के आगे टूट जाता है, वो आगे हम लोग देखेंगे कौन से एक्ट में खत्म होता है एका अधिकार। इज इट क्लियर? तो इतना पहले लिखें, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां से लिखें जरा ध्यान से। यहां तक तो हम लोग देख लिए थे। अब इसके आगे की कहानी हमने लिया कि क्यों दे रखा था भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली। कारण व्यापार किससे करना है, भारत से, और जितने ईस्टर्न कंट्री है पूर्वी देश से आप व्यापार कर सकते हैं। सिर्फ 2 के अलावा आप कहीं नहीं, कोई कंपनी नहीं आएगी भी व्यापार करने के लिए, सिर्फ आप ही व्यापार करोगे। इसीलिए उसको कहा गया मोनोपोली। मोनोपोली मतलब एका अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला हुआ था। क्लियर? क्लियर? यहां तक तो लिख लिए थे, यहां तक तो कोई मतलब नहीं था।
अब आपको कहां चलना था, अधिकार। क्यों दिया हुआ था, क्योंकि पता चल गया था। अब आगे यहां चलते हैं, आगे चलें, ठीक है, आगे चलते हैं। क्यों दिया था बेटा, उसका रीजन बता कि मोनोपोली क्यों दिया हुआ था, क्योंकि उसको पता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पैसे कमा करके हमको दे रही, इसलिए अधिकार था उसके पास। क्लियर हो गया। स्पष्ट हो गया सब लोगों को, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया। मैं यहां से कनेक्ट कर रहा हूं, इतना पैसे कमा कमा करके किसको दे रही थी बेटा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया जा रहा था पैसे। आइए लिख लो, हो गया सभी लोगों का, हो गया, हो गया भैया ना, बोलो एक बार हो गया सबका, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, छूटने ना पाए किसी का। हुआ क्या आगे, देखो ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी किसको पैसा भिजवा रही कमा करके, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और ये पौंड में पैसा भिजवा रही थी। लेकिन देखा गया 1768 में ईस्ट इंडिया कंपनी में क्राइसिस आ गया। क्या आ गया बेटा, क्राइसिस, मतलब आर्थिक संकट पड़ गया। क्या पड़ गया, आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। अब आप सोचो कि जो कंपनी इतना पैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट को कमा के दे रही है, अगर भारत में उसकी दुर्दशा हो जाए और उसमें आर्थिक संकट या बैंक करप्सी जैसी समस्या अगर हो जाए उत्पन्न, तो ऐसे केस में क्या होगा। तो अंग्रेजों ने सोचा कि भाई ऐसा क्या चीज हुआ कि अचानक 1768 में 68 में ईस्ट इंडिया कंपनी में एक बहुत बड़ा क्राइसिस उत्पन्न हो गया। इसका मतलब बैंक करप्सी तक आ गई, वो कंपनी डूबने के कगार पे हो गई थी कंपनी। तो अंग्रेजों ने कहा कि ऐसी क्या बात पड़ी कि भैया डूबने के कगार पे आ गई। और इसी केस में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जो पहले पैसा कमा करके ब्रिटिश को दे रही थी, अब ब्रिटिश से ही लोन के रूप में वापस लेने लग गया। अब इसने क्या किया, लोन के रूप में क्या करने लग गया, पैसा किससे लेने लग गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचना अभी तो दे रही थी पैसा, अब ऐसा क्या हुआ कि अब पैसा उसको लोन की जरूरत पड़ रही है। इसी को चेक करने के लिए कि जाओ कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में, और इसके लिए तुम इसका रिफॉर्म्स करो, और इसीलिए लाया गया था कि रेगुलेटिंग एक्ट। इसको चेक करो कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो पहले पैसा दे रही थी अब पैसा लेने लग गई लोन पर। उन्होंने अपने अधिकारियों को भेजा, इसको रेगुलेट करो। बात समझ रहे हो ना, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, रेगुलेटिंग एक्ट पड़ा। नोट करें जरा इसको। तो पहली बात बताइए, रेगुलेटिंग तक बातें समझ में आ गई सबको कि आखिर रेगुलेटिंग की जरूरत क्यों पड़ी। तो जो पहले मोनोपोली थी, पैसा कमा कमा के ईस्ट इंडिया कंपनी, अब बात में सिर्फ समझो, कहानी के रूप में समझो, चीजें याद हो जाएंगे। पहले वही ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत से पैसे कमा कमा के वार्षिक दे रही थी। अब वही कंपनी में क्या होगा, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया या बैंक करप्सी पड़ने लग गया। इसके कारण से हुआ क्या कि वही कंपनी अब ब्रिटेन से क्या लेने लग गई, लोन के रूप में लग गई। तो उन्होंने सोचा कि ऐसी क्या समस्या हुई, जो कंपनी पहले पैसा हमको कमा के दे रही थी, अब वो पैसे की जरूरत कंपनी को पड़ गई। इसी को रेगुलेट करने के लिए अधिकारियों को भेजा कि जाओ चेक करो कि आखिर क्या समस्या है। तो उन्होंने आए, इस कंपनी को रेगुलेट किया, इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है 1773 एक्ट को। अरे वो सब चीजें मत जाओ महाराज जी, करेंसी कौन सी थी उसमें, सब एकदम बिल्कुल कौन सी करेंसी अब कौन सी चल रही है, रुपया तो हम लोग जानते ही हैं उससे। देखिए बहुत सारे सिस्टम भी उस समय चल रहे थे, ऐसा तो नहीं कह सकते कोई एक फिक्स करेंसी। कभी बार्टर सिस्टम का भी प्रयोग किया जा रहा था। नहीं नहीं, क्यों नहीं कमाई करती थी। अब जो भी आपके अगर क्या वो डोमेस्टिक मार्केट में अगर चीज चल रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि उसको इंटरनेशनल लेवल पे तो ले जाया जाएगा ना। अब हम भी तो कहीं ना कहीं से लेन देन कर रहे होंगे ना। अब वो किसी रूप में ले जा रहा, पैसा तो ले जा रहा ना वहां से उठा करके, और जो किसी फॉर्म में हो, कुल मिला करके शोषण तो कर ही रहे थे ना।
यहाँ का जो चीजें हम डोमेस्टिक मार्केट में कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में भी तो वही चीज करेंगे हम ले आकर के अपने यहाँ से। जो भी यहाँ से अर्न करेंगे उसको किसी न किसी रूप में हम भेजेंगे, चाहे उत्पादन के रूप में भेजें चाहे किसी रूप में भेजें हम उसको उठा करके। तो ये बात नहीं थी। चलिए आगे चलते हम लोग हैं। तो क्या नाम पड़ा बेटा? रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट में इसके पीछे बस 2-3 कहानी रखिएगा बैकग्राउंड के रूप में। किसमें बेटा? बैकग्राउंड में क्या हुआ? तो 1768 में क्या पड़ा बेटा? इकोनॉमिक क्राइसिस। अब इकोनॉमिक क्राइसिस पड़ा तो अब ये प्रॉब्लम आती है, अब ये पूछा जाता है इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों? वाई लिखो, इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों? इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों? तो देखो 2-3 बातें आप समझ लेना इकोनॉमिक क्राइसिस पढ़ने के पीछे कारण क्या थे। पहला कारण आपने सुना होगा 1766 से लेकर के 1769 तक आपने पढ़ा होगा कि एक वॉर हुआ भारत में, इसे एंग्लो, सुने आप लोग ना, इतिहास पढ़े हो ना, क्या नाम है? एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से जाना जाता है। एक तरफ जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेज थे और दूसरे तरफ कौन था बेटा? हैदर अली। नाम सुने आप लोग ने? तो लगभग ये माना जाता है फर्स्ट जो है कि एंग्लो मैसूर वॉर था। पहले मैसूर वॉर में लगभग ये 300 वर्ष चला और 300 वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी 66 से इतना तक चला ना बेटा? हाँ 3 वर्ष ने चला, 3 वर्ष चला। ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग ये मान लो कर्जे में आ गई थी। किस में आ गई थी बेटा? डूब गई थी, कोई लाभ नहीं हुआ। 3 वर्ष तक खूब पैसा खर्च किया उस पर। अब आप इतिहास जाके पढ़िएगा मैसूर का, यह आपका काम है। लेकिन यह बताया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 वर्षों में इतना पैसा फूंक दिया था, इतना खर्च कर दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी कर्जे में आ गई थी, जो कि जरूरत पड़ा उसको लेने के लिए। पहला तो समस्या यह था हमारे पास। दूसरा समस्या आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर 1769 में आपने सुना होगा बंगाल में, सुना आपने, स्टारवेशन होता है। स्टारवेशन का मतलब क्या? भूखमरी। अब ये भूखमरी होता है तो स्वाभाविक बात है जो टैक्स का पैसा होता है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है? रेवेन्यू क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्योंकि भैया अगर लोग मर रहे हैं तो टैक्स कैसे जमा करेंगे? और यहां तक बताया जाता है कि वहां पे इतनी पब्लिक मर गई थी कि टैक्स देने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं। वो लोग अनाज बेच बेच करके टैक्स पे कर रहे थे। तो सोचो जो खाने वाला अनाज है अगर उसको बेच करके टैक्स पे करोगे तो आपकी हालत क्या होगी? शुरुआत में आप टैक्स कलेक्ट कर लोगे, लेकिन जब मर जाएंगे तो फिर टैक्स किससे लोगे भाई? तो इससे क्या हुआ? एक बहुत बड़ा जो है कि कंपनी को लॉस हुआ। क्या हुआ बेटा? एक कंपनी को क्या हुआ? लॉस हुआ। तो दूसरा कारण यह था। पहला कारण क्या था बेटा? एंग्लो मैसूर युद्ध। दूसरा कारण क्या था? स्टारवेशन बंगाल में। तीसरा कारण हो गया, लिख लिया, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। तुम्हारे पे ध्यान रहेगा। क्लियर हो गया सभी लोगों को? तीसरा कारण लिख लो, कंपनी में करप्शन। क्लियर? कंपनी में बड़े स्तर पर क्या था? भ्रष्टाचार। तो तीसरा कारण हम लोग लिख लेते हैं बच्चे, तीसरा कारण लिख लेते हैं कंपनी में क्या हुआ बेटा? भ्रष्टाचार व्याप्त था। और चौथा कारण लिख लो, ईस्ट इंडिया कंपनी टी का व्यापार करती थी। किसको? यूएसए को। यह बताया जाता है कि इस टी के व्यापार पर यूएसए क्या करता था? यहां से टी मंगाता था क्योंकि इनको पीने का बड़ा शौक था और बहुत सारे पैसे जो कि यूएसए से कमाया करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन बाद में क्या हुआ? टी के साथ जो व्यापार पर कब्जा जो हुआ वो किसका हो गया?
डच कंपनी का हो गया। तो ऐसा बताया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 80% का लॉस हो जाता है, लगभग जो कमाई होती है 80% का लॉस हो जाता है। अब आप सोचो कि लगभग 80% का तो व्यापार कर रहा होगा ये, लगभग टी का कितना परसेंट व्यापार कर रहा था, 80% पूरा का पूरा व्यापार सिर्फ अमेरिका के साथ में था। और उसका अमेरिका पर, इस व्यापार पर किससे हो गया भैया, डच ने इस पर अधिकार कर लिया। और डच के अधिकार करने से ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार यूएसए से क्या हो गया, खत्म हो गया। और खत्म होते ईस्ट इंडिया कंपनी किस में आ गई, लॉस में। और यही ऐसे 4 लॉस हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जरूरत पड़ा ब्रिटेन से लोन लेने के लिए। इसीलिए कंपनी में दोबारा उसको रिफॉर्म्स करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट को क्या किया गया, पास किया गया। तो इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, तो हट जाए, हटा दे क्या, चलिए अब इसको शॉर्ट में लिखो बेटा। ये जो कंपनी के अंदर में लिखो, कंपनी में इकोनॉमी क्राइसिस के कितने कारण, 4 कारण। 4 कारण कौन कौन से बेटा, पहला क्या बेटा, एंग्लो मैसूर वॉर, कब से कब तक, 1766 से 1769, कितने वर्षों तक, 3 वर्षों तक। इससे कंपनी को क्या हुआ, फाइनली आपने कहा लॉस हुआ, घाटा हुआ, पहला कारण। दूसरा कारण बताओ मुझे, स्टारवेशन, क्या हुआ, स्टारवेशन कहां पड़ा बेटा, तो बंगाल में पड़ा, तो बंगाल में पड़ा। तो इससे क्या हुआ, कंपनी को लॉस हुआ, कंपनी को क्या हुआ, फाइनली कंपनी को लॉस। कैसे हुआ मैंने बता दिया आपको, है ना। और ये कब हुआ था स्टारवेशन, 1769 में। तीसरा कारण मुझे बता दो आप लोग, करप्शन का। किसका कारण, करप्शन का कारण। तो करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। अब ये भ्रष्टाचार के कारण से कंपनी क्या हो जाएगी, कंपनी लॉस में चली गई। और चौथा कारण क्या है, जो टी का ट्रेड किससे साथ चलता था, विद यूएसए, अब ये खत्म हो गया था और इसके कारण से कंपनी में क्या हो गया, लॉस। इस कारण से ये देखा गया था कंपनी को दोबारा जरूरत पड़ा था पैसे लेने के लिए। लोन किससे लिया था, लोन ब्रिटिश गवर्नमेंट से। इसी रेफरेंस में इन्होंने क्या पास किया, रेगुलेटिंग एक्ट 1770। अब मतलब इतनी बातें बैकग्राउंड पे कितने लोगों को समझ में आया दोस्त, एक बार ओरली इसको बोलेंगे, है ना, सभी चीज को। इसके बाद फिर हम लोग उस वाले मुद्दे पे बात करेंगे, 1773 की विशेषता के रूप में आगे हम लोग बढ़ने का कोशिश करेंगे। चलिए इतना देखो, हमने सिर्फ एक्ट पढ़ा है हम आप लोगों को, और मुझे लगता है कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहां शुरुआत कहते हैं, ऐसे ना, आगे से, ठीक है। तो अब मेरे साथ एक शॉर्ट में ही जानने का प्रयास करेंगे, है ना, शॉर्ट में जानने का। आप अपने नोटबुक में देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको ऐसे बोल देंगे कि भैया क्या ऐसे रीजन रहे हैं जिससे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया, ठीक है। आखिर वो रेगुलेटिंग क्यों कहा गया। तो आपने सुना होगा 1600 ईस्वी के अंदर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत और ईस्ट कंट्री के अंदर में मोनोपोली मिला हुआ था, केवल और क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए। लेकिन 1615 से लेकर 1773 तक कंपनी जो है कि व्यापार से हट करके उसका ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया। अब वो क्या करने लगी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या पॉलिटिकल अफेयर में कूद गई थी कंपनी। कारण क्या था कि आपने देखा होगा कि 2 भारत में बैटल हुए, एक प्लासी का युद्ध और दूसरा बक्सर का युद्ध निर्णायक भूमिका निभा देता है। अंग्रेजों को यह बात पता चल जाती है कि अब मुझसे ज्यादा कोई पावरफुल यहां पे है नहीं, इसलिए भारत के प्रशासनिक व्यवस्था पर धीरे धीरे उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। यह बात खत्म हो गई। अब कंपनी को जो मोनोपोली मिला हुआ था उसके पीछे कारण क्या था कि कंपनी जो है कि प्रत्येक वर्ष बहुत सारे पैसे कमा करके कहां भेजती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या दिया था, एक मोनोपोली दिया था कि आप ही कमाओ, आप ही रहो, चाहे आप इंडिया में या तो फिर ईस्टर्न कंट्री के अंदर में। लेकिन दरअसल समस्या क्या हुई, 1768 के अंदर में कंपनी के अंदर में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, या बैंक करप्सी पड़ गई। अब इस बैंक करप्सी पड़ने के बाद कंपनी जो पहले पैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे रही थी, अब वो पैसा क्या करने लग गई, लोन के रूप में वापस लेने लग गई। इसके पीछे 4 कारण थे। पहला कारण हमने देखा होगा एंग्लो मैसूर युद्ध का होना,
3 साल तक कंपनी ने खूब पैसा बर्बाद किया और कंपनी को फाइनल रिजल्ट क्या हुआ कि कंपनी लॉस में चली गई। इसके बाद दूसरा जो कि स्टारवेशन होता है, बंगाल में एक बड़े स्तर पे भूखमरी होती है और भूखमरी के कारण से लोग टैक्स पे करने में असमर्थ हो जाते हैं क्योंकि वहां की बहुत सारी पब्लिक मर जाती है। इसके कारण से फाइनली क्या होता है कि कंपनी में बड़े स्तर पर लॉस हो जाता है। तीसरा, कंपनी के कर्मचारी द्वारा करप्शन किए जाना, लूटपाट एकदम मची हुई थी कंपनी में, पैसा कमाओ खूब लूटो। आगे चल करके बताऊंगा सोल्यूशन इसका कैसे निकलते हैं लोग हैं। तो खूब लूटपाट मची कंपनी के अंदर में, उससे क्या होगा, कंपनी के रेवेन्यू में कमी आ गया और फाइनली कंपनी क्या चलेगी बेटा, लॉस में चलेगी। चौथा कारण कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का जो एग्रीमेंट था वो किसके साथ, अमेरिका के साथ था। यह माना जाता था कि हमारे यहां से टी जो होती है, चाय जो है कि कहां सेल की जाती थी, अमेरिका में। माना जाता है कि 80% रेवेन्यू सिर्फ अमेरिका जनरेट करता था। ऐसा एक रिपोर्ट में माना गया है। जब इसके साथ व्यापार खत्म हुआ तो कहते हैं कि भारत में जो चाय की पत्तियां थी उसमें कीड़े पड़ गए थे, सेल ही नहीं कहीं हुआ था। अब आप सोच सकते हैं, तो बताओ कंपनी को लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। ऐसे केस में कंपनी को बड़े स्तर पर लॉस होता है और ये चारों लॉस मिलाकर के फाइनली कंपनी इकोनॉमिक क्राइसिस में चली जाती है। और इसी कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जब वो जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या बातें हो गई, पहले कंपनी पैसा कमा के दे रही थी, अब कंपनी को पैसे लेने की आवश्यकता हो गई, इसीलिए अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी की जांच करने के लिए इन्होंने एक एक्ट पास किया जिसका नाम क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट। अब आप लिखो मेन फीचर्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। टाइम हो गया, अरे वाह, बात आपको समझ में आ गई बैकग्राउंड की। अब हम इसके 6 बिंदुओं पर बात करेंगे और 1 मिनट में खत्म हो जाएगा सब। 20 मिनट में रेगुलेटिंग एक्ट को क्या करेंगे, हम समाप्त करेंगे और मैप के साथ समझाएंगे कि भारत में प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी और कैसे कैसे रूल कर रहे थे भारत के ऊपर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलेंगे फिर अगली क्लास में।